Assalamualaikum, dear students. Welcome to the Dr. Abdullah Academy, the most powerful physics series of the year. Students, as you know very well कि हमने 5 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स स्टार्ट किए हैं. प्रीवियस लेक्चर में हमने 5.6 तक न्यूमेरिकल्स को कवर कर लिया था अल्हम्दुलिल्लाह. इस लेक्चर में हम 5.7 से ऑनवर्ड 5.13 तक कवर करेंगे इंशाल्लाह. तो देखिए यहाँ पर हमारा जो लेक्चर है वो स्टार्ट होगा 5.7 न्यूमेरिकल से. तो यहाँ पर सबसे पहले इसका जो है हम स्टेटमेंट को देखते हैं. देखिए ज़रा, अ गर्ल इज स्विंगिंग ऑन अ स्विंग के एक जो बच्ची है वो झूले के ऊपर झूल रही है, यानी झूले के ऊपर बैठकर झूले ले रही है. एट द लोएस्ट पॉइंट ऑफ हर स्विंग, कि जब लड़की इस तरह झूला झूल कर जब ज़मीन के ऊपर आती है, कहता है कि लोएस्ट पॉइंट उसका ज़मीन के ऊपर है. शी इज़ 1.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड. जब लड़की झूले के सबसे निचले हिस्से पर होती है तो उसकी जो ज़मीन से जो उसका फासला है, कहता है कि वो कितना है, 1.2 मीटर है. एंड द हाईएस्ट पॉइंट शी इज़ 2.0 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, यानी जब लड़की झूला झूल कर जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है तो तब जो उसका ज़मीन से फासला होता है वो होता है 2 मीटर. व्हाट इज़ हर मैक्सिमम वेलोसिटी एंड वेयर. कहता है कि इस सारे प्रोसेस में, यानी जब लड़की झूला झूल कर जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाती है और जब वो ज़मीन के जो है लोएस्ट पॉइंट के ऊपर आती है, तो तब कहता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी किस पॉइंट पर होगी वो आपने बताना है और कितनी होगी, यानी मैग्नीट्यूड भी बताना है और हमने उसकी पोजीशन को भी बताना है. तो देखते हैं स्टूडेंट, अब इसका सॉल्यूशन की तरफ देखते हैं. यहाँ पर आइए, देखिए यहाँ पर जो हमें गिवन है वो गिवन है मास कितना है, 0.14 kg. उसके बाद हमें स्टूडेंट हाइट 1 गिवन है, यानी जो ज़मीन के ऊपर उसका जो लोएस्ट पॉइंट पे हाइट है वो बताई है 1.2 मीटर है, और जो हाईएस्ट हाइट है वो कितनी है, 2 मीटर. तो जब हमने एज फाइनल फाइंड करना होगा तो उसके लिए हम इनका डिफरेंस लेंगे. डिफरेंस लेने के लिए हमने एज 2 को एज 1 में से माइनस कर दिया तो हमारे पास आंसर आया 0.8 मीटर. और जी की वैल्यू हमें पता है कि 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है कि उसकी जो स्पीड है या जो उसकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम कहाँ पर होगी और किस पोजीशन पर होगी. ये दोनों चीज़ें हमने फाइंड करनी है. तो हम यहाँ पर अब सोल्यूशन में स्टूडेंट बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करेंगे. अब ये वाला लॉ कहता है हमें कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. अब ये वाला स्टूडेंट हमने फार्मूला क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि जब जो लड़की है वो झूले के ऊपर बैठी हुई जब ज़मीन से हाईएस्ट पॉइंट पर होती है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है. लेकिन जब झूला झूल के वो नीचे आती है, नीचे की जानिब आती है, डाउनवर्ड आती है, तो उसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रही होती है. सेम इसी तरह जब फिर ऊपर जाएगी फिर पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी, जब दोबारा से नीचे आएगी तो फिर काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. तो ये जो प्रोसीजर है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है. तो यहाँ पर हमने इसलिए पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी किया कि जब वो हाइट से नीचे आएगी, डाउनवर्ड आएगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर ये लंबा प्रोसीजर भी कर सकते हैं और सिंपल आप ये वाले फार्मूले से भी आप जो है इसका वेलोसिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. ये देखिए, v इज इक्वल टू √2gh. सिंपल इसी फार्मूला से, यानी ये पहला वाला सारा प्रोसीजर छोड़कर सिंपल यहाँ से भी कर सकते हैं इस फार्मूले को सॉल्व आउट. लेकिन अगर यहाँ से करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है क्योंकि ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन है. अगर आप ये स्किप भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको स्किप भी किया जा सकता है, ये थोड़ी एक्सप्लेनेशन के लिए है. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ले लिया, चूंकि हम जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के और काइनेटिक एनर्जी बराबर है 1/2 mv². ये फार्मूला स्टूडेंट हमने इस चैप्टर के जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी वाले टॉपिक से उसके अंदर ये हमने पढ़े थे और मैंने आपको हाईलाइट भी करवाए थे जब मैंने इस लेक्चर को रिकॉर्ड किया था. तो अगर आपने ये लेक्चर्स नहीं लिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ पे जाकर इसके सारे लेक्चर्स ले सकते हैं और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूलाज को हमने किस तरह से डिराइव किया. सो हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला है mgh एंड काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है 1/2 mv². तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह उसका फार्मूला पुट करेंगे और काइनेटिक एनर्जी की जगह उसका फार्मूला पुट करेंगे. तो यहाँ पर देखिए इज इक्वल के दोनों तरफ मास मौजूद है, सो मास से कैंसिल हो जाएगा और gh आ जाएगा और इस तरफ 1/2 v² आ जाएगा. अब ये जो 2 है ये यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, इस तरफ आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा
2GH। दूसरी तरफ स्टूडेंट V का स्केयर है। स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड लेंगे, यानी दोनों तरफ से हम जो है स्केयर ले लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, सॉरी हम रूट लेंगे, रूट से क्या हो जाएगा कि वो जो स्केयर है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास सिंपल V रह जाएगा, V इज इक्वल टू √2G8। सो हम G की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे 10 और H की वैल्यू पुट करेंगे, जो हमने यहाँ पर फाइनल H निकाला था वो पुट करेंगे यहाँ पर 0.8। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 20। तो इन दोनों को जब हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 16। जब 16 का अंडर रूट लेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 4। और चूंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर फी सेकंड, सो इसके साथ ये यूनिट लगाएंगे और वेलोसिटी का फाइनल आंसर हमारे पास होगा 4 मीटर फी सेकंड। तो स्टूडेंट्स अब हमने फाइनल ये देखा कि जब लड़की जो है वो झूले के सबसे निचले हिस्से यानी लोएस्ट पॉइंट पर होती है तो तब उसकी जो रफ्तार होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर केस ये आ जाता है कि सारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती है। इसीलिए स्टूडेंट हमने ये वाला फार्मूला लगाया था, ये वाला आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू √2GH। और जब हमें ये वैल्यूज हमने पुट की और हमारे पास आंसर है 4 मीटर फी सेकेंड के, उस 4 मीटर फी सेकेंड जो कि हमें बताता है कि जो स्पीड है वो सबसे ज़्यादा लोएस्ट पॉइंट पर होती है। देखिए डायरेक्शन क्या है, इट विल बी मैक्सिमम एट द लोएस्ट पोजीशन ऑफ द स्विंग। ये सबसे ज़्यादा होगी स्पीड जब जो झूला है वो निचले पॉइंट पर आएगा, तब वहाँ पर स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वहाँ पर सारी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। क्योंकि आपने स्टूडेंट देखा होगा कि जब झूला झूल कर ऊपर की जानिब जाता है, जब मैक्सिमम पॉइंट पर जाता है, तो तब तो उसकी जो स्पीड होती है वो बिल्कुल स्लो होती है, ऊपर जाकर थोड़ा सा रुकता है थोड़ी मोमेंट के लिए और फिर नीचे आता है। जब नीचे यहाँ पर आया होता है तो फिर उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती है, फिर वो ऊपर की जानिब उछलता है। सो सबसे ज़्यादा जो स्पीड होती है वो सबसे निचले पॉइंट पर होती है। ओके, अब स्टूडेंट हम चलते हैं अपने 5.8 न्यूमेरिकल की तरफ। तो सबसे पहले इसकी जो स्टेटमेंट है उसको देखिए। अ पर्सन पुशेज अ लॉन मूवर विद द फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। के एक पर्सन एक आदमी है, उसने लॉन मूवर यानी जिसके साथ घास को कट किया जाता है, लॉन मूवर को उसने धकेला है कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन की फोर्स के साथ विद एन एंगल ऑफ 45, यानी ये वाला एंगल है जहाँ पर वो फोर्स लगा रहा है और सरफेस के साथ उसका एंगल बन रहा है 45। इफ द मूवर इज मूव्ड थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, कि अगर मूवर जो है वो मूव करे 20 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो हमें क्वेश्चन कह रहा है इसका किया जा रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन, कि कितना वर्क किया जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट यहाँ पर उसने हमें फोर्स भी दी है और डिस्टेंस भी दिया है, चूंकि हम जानते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और यहाँ पर एंगल भी दिया है। सो हम ये वाला फार्मूला पुट करके इसका जो वर्क डन है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। ये देखिए स्टूडेंट, हमारे पास जो गिवन डाटा है वो है फोर्स हमारे पास है 50 न्यूटन, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 20 मीटर, और जो एंगल हमें गिवन है वो है 45 डिग्री। तो जब हमें फाइंड क्या करना है वर्क, तो वर्क का फार्मूला हम जानते हैं स्टूडेंट, एफ एस कॉस थीटा। यहाँ पर हम कॉस थीटा की जो है कंपोनेंट को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एफ की जो वैल्यू लिखेंगे, एस की वैल्यू लिखेंगे और थीटा की वैल्यू को पुट करेंगे। इनको दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1000, और cos 45 को जब हम कैलकुलेटर की मदद से कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा 0.707, और जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 707, और साथ में जाउल आएगा जो कि वर्क का SI यूनिट है। सो ये हमारे पास है 5.8 का फाइनल आंसर 707, यानी जब वो जो लॉन मूवर है वो उसके ऊपर फोर्स लगाएगा 50 न्यूटन की और डिस्टेंस कवर करेगा 20 मीटर का, तो उसका जो वर्क डन होगा वो होगा 707, यानी इतना जो है वो वर्क किया उस जो लॉन मूवर के ऊपर। सो ये हमारे पास है आंसर। अब चलते हैं अपने 5.9 न्यूमेरिकल की तरफ। तो इसके सोल्यूशन पर जाने से पहले स्टूडेंट हम इसकी स्टेटमेंट को देख लेते हैं। देखिए जरा, कैलकुलेट द वर्क डन, के आपने वर्क को फाइंड आउट करना है दो केसेस में। यहाँ पर आप 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, दोनों को हमने देखना है बारी बारी। पुशिंग अ 5 kg बॉक्स, यानी एक बॉक्स है उसको हमने पुश करना है, 5 kg उसका मास है। अब अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, यानी स्टूडेंट एक प्लेन बना हुआ है, ये देखिए ये एक प्लेन है और इसके ऊपर ये वाला बॉक्स रखा हुआ है और इसका मास उसने हमें बताया है कि ये 5 kg है। कहते हैं कि उसको आपने एक फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर आपने उसको पुश करना है और 10 मीटर के डिस्टेंस पर। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 10 मीटर है। कहता है कि यहाँ से आपने उठाना है और यहाँ तक आपने इसको पुश करके लेकर जाना है।
दैट मेक्स एन एंगल ऑफ 30, जो कि एंगल 30 बना रहा है। ये देखिए ये एंगल 30 है विद हॉरिजॉन्टल प्लेस के साथ उसका जो एंगल है वो 30 है। ठीक है, तो ये एक इंक्लाइंड यानी तिरछी सी ये प्लेन है ये वाली, और आपने यहाँ से क्या करना है, ब्लॉक को मूव करवाना है अपवर्ड डायरेक्शन में। एक फ्रिक्शनलेस प्लेन है, तो ये जो एक्स एक्सिस के साथ जो इसका एंगल बन रहा है वो 30 है। तो ये चीज़ें कुछ हमें गिवन है स्टूडेंट, उसका बॉक्स का मास है और उसके बाद डिस्टेंस है और एंगल है। तो अब हम देख लेते हैं इसका जो हमने वर्क डन फाइंड करना है। तो देखिए सोल्यूशन की तरफ आइए। अब जो ए वाला स्टूडेंट हमारे पास पॉइंट है उसमें हमने क्या देखा कि जो हमें डाटा गिवन है उसमें मास है, मास कितना है 5 kg, और जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है 10 मीटर, जो एंगल है वो है 30। अब हमने फाइंड क्या करना है, फर्स्ट वाले केस में वर्क डन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, यानी कितना वर्क हुआ है W1। तो उसके लिए क्या करेंगे, W मल्टीप्लाई S करेंगे। चूंकि स्टूडेंट हम जानते हैं कि यहाँ पर हमें फोर्स नहीं दी गई, तो फोर्स की जगह हम जानते हैं कि हम ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि फोर्स F बराबर है MA के, MA के, और MAA की जगह स्टूडेंट हम G भी लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला फार्मूला इसके लिए जगह लगाया MG साइन थीटा वाला। ओके, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में सारा काम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा आएगा और यहाँ पर S साथ में आएगा, और इनकी जब वैल्यूज को पुट करेंगे साइन थीटा हमारे पास आएगा 0.5 के, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 5 50। इन तीनों जो वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा W1 का 250 जाउल, जो कि हमारा W1 का फाइनल आंसर है, और ये जो पहले वाला पॉइंट है उसका आंसर है। अब चलते हैं पॉइंट बी की तरफ, उसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा रीड कर लेते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, लिफ्टिंग द बॉक्स वर्टिकली अप फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। कहता है कि आपने एक तो ये वाला मतलब वर्क डन फाइंड किया। अब हमने इसको एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मूव नहीं करवाना, बल्कि क्या करना है, लिफ्टिंग उठाना है, यानी सिंपल यहाँ से इसको लेकर यहाँ तक उठाना है। लिफ्टिंग उठाकर हमने बॉक्स को वर्टिकली अप ऊपर किया फ्रॉम द ग्राउंड से ऑफ द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। यानी एक तो हमने पहले केस में पढ़ा कि इसको यहाँ पर घसीट कर लेके जाना है, लेकिन दूसरे केस में कहता है कि बस इसको उठाकर ऊपर लेके जाना है और तब वर्क डन बताना है। सिंपल वो कह रहा है कि आपने ये बताना है कि जब हम उसको घसीट कर लेके जाएंगे तो तब हम कितना वर्क डन करेंगे, और जब हम डायरेक्टली ऊपर वर्टिकली लिफ्ट कर देंगे तो तब हमें कितना जो वर्क है वो करना पड़ेगा। तो हम देख लेते हैं, इसकी भी वैल्यू फाइंड करते हैं। ये देखिए स्टूडेंट, W2 हमने फाइंड करना है, तो W2 फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे MGH, क्योंकि हाइट के पर लेकर जाना है उसको, तो यहाँ पर हाइट वाला जो फैक्टर है वो आ जाएगा। चूंकि हमारे पास हाइट गिवन नहीं है, इसलिए सबसे पहले हम हाइट को फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट, हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पर जो है लिखेंगे कि हाइट जो है वो बिल्कुल बराबर है S के, चूंकि हमें यहाँ पर S दिया गया है यानी डिस्टेंस, लेकिन साथ में अब साइन थीटा वाला वेक्टर आ जाएगा। क्योंकि स्टूडेंट जो हमें डिस्टेंस दिया था वो था, ये देखिए बुक पर आइए ज़रा, यहाँ से इतना डिस्टेंस दिया था उसने 10 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 10 के इक्वल ही होगा, लेकिन वो होगा किस डायरेक्शन में, y कंपोनेंट में होगा। और ये तो था स्टूडेंट यहाँ से यहाँ यानी x डायरेक्शन में, और y दोनों का मिक्सचर था, लेकिन इस डायरेक्शन में हम सिर्फ y कंपोनेंट को इंक्लूड करेंगे। सो y कंपोनेंट की वजह से यहाँ पर s के साथ साइन थीटा आएगा, तो ये हाइट के बराबर होगा। ठीक है, हाइट इज इक्वल टू s यानी डिस्टेंस मल्टीप्लाई साइन थीटा। सो थीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे 30, साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास 0.5, 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5 मीटर। अब इसकी वैल्यू को हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, W इक्वल टू MGH, M की वैल्यू G की और H की वैल्यूज को पुट करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 250 जाउल। अब स्टूडेंट ज़रा गौर कीजिए कि W1 का आंसर भी हमारे पास 250 आया और W2 का भी हमारे पास आंसर 250 आया। ठीक है, तो पता चला कि अगर हम ब्लॉक को घसीट कर ऊपर लेकर जाएं या हम उसको डायरेक्टली ऊपर लिफ्ट कर लें, दोनों केसेस में जो हमारे पास वर्क डन होगा यानी जो हमें वर्क करना पड़ेगा वो इक्वल होगा, क्योंकि दोनों केसेस में जो ब्लॉक का जो मास है वो सेम है, सो हमें वर्क भी इक्वल करना पड़ेगा। ओके, ये अब यहाँ तक स्टूडेंट हमारे 5.9 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। अब चलते हैं अपने 10 वाले न्यूमेरिकल की तरफ। तो सोल्यूशन पर जाने से पहले इसका जो स्टेटमेंट है उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ज़रा, देखिए अब स्टेटमेंट के अ बॉक्स ऑफ मास 10 kg, यानी एक बॉक्स है उसका मास है 10 kg, इस पुश्ड उसको धकेला गया है अब अलोंग अ रैम्प, एक रैम्प के अलोंग उसको धकेला गया है जिसकी जो हाइट है वो कितनी है 15 मीटर। स्टूडेंट, रैम्प एक ऐसी सरफेस को कहते हैं जिसका लेवल बराबर ना हो, यानी एक लोएस्ट लेवल पर हो और दूसरा
हाईएस्ट लेवल पर, यानी लेवल 1 ना हो, एक तरह की चढ़ाई हो तो उसको कहते हैं रैंप। यानी एक बॉक्स को हमने पुश किया है और 15 मीटर तक उसका जो डिस्टेंस है वो बताया गया है। विद द फोर्स ऑफ 80 न्यूटन, 80 न्यूटन के साथ हमने उसको ऊपर की जानी पुश किया है। इफ द बॉक्स राइजेस अप द हाइट ऑफ 5 मीटर, कहता है कि अगर जो बॉक्स है वो 5 मीटर तक ऊपर चढ़ जाता है, व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम, कहता है कि एफिशिएंसी कितनी होगी किसी इससे सिस्टम की एफिशिएंसी कितनी होगी वो आपने बतानी है। अब देख लेते हैं स्टूडेंट, ये एफिशिएंसी वाला टॉपिक हमने इस चैप्टर के लास्ट पे पढ़ा था। अगर तो आपने इस चैप्टर का ये वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि एफिशिएंसी क्या होती है और एफिशिएंसी का फार्मूला क्या है। अगर आपने एफिशिएंसी को नहीं अच्छे से रीड आउट किया तो इस लेक्चर का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर मैंने लिंक डाल दिया है, वहां पर जाकर सबसे पहले आप इसका लेक्चर देख के आइए, फिर आपको समझ आ जाएगी और इजीली आपको ये न्यूमेरिकल भी जो है वो समझने में मुश्किल नहीं होगी। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब हमने एफिशिएंसी फाइंड करनी है। इस चलते हैं इसके गिवन डाटा की तरफ। उसमें हमें मास गिवन है 10 kg, एस गिवन है 15 मीटर और हाइट गिवन है हमें 5 मीटर और फोर्स गिवन है हमें 80 न्यूटन और जी की वैल्यू है 10। हमने फाइंड क्या करना है, एफिशिएंसी की परसेंटेज हमें फाइंड करनी है। तो फार्मूला एफिशिएंसी का हमने पढ़ा है इस चैप्टर के लास्ट पे। वर्क जो है हमने यहाँ पे पढ़ा है कि वर्क की आउटपुट कितनी है और वर्क इनपुट कितना है, ठीक है। ये हमने यहाँ पर लिखाना है और मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो है अपना आउटपुट जो है वो फाइंड आउट कर लें। तो हम सबसे पहले जो है वो जो है वर्क की आउटपुट फाइंड करेंगे। अब ये वो वर्क है जो हकीकत में जो बॉक्स की पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाने के लिए किया गया था, यानी बॉक्स ने कितनी जो यूजफुल एनर्जी उसको हासिल किया, उसको ऑब्टेन किया, उसको हम कहते हैं वर्क आउटपुट। ओके, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए स्टूडेंट हम मास और जी और एच की वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये देखिए 500 जूल आ गया। तो ये था हमारे पास डब्ल्यू आउटपुट यानी वर्क आउटपुट की वैल्यू। अब हम जो है करेंगे कि वर्क इनपुट की वैल्यू क्या होती है। तो उसके लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे F मल्टीप्लाई बाय एस। तो जब इनकी वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1200 जूल। जब वर्क आउटपुट और वर्क इनपुट की वैल्यूज हम इस फार्मूले के अंदर पुट करेंगे, ये देखिए एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क आउटपुट ओवर वर्क इनपुट और साथ में इसको 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा एफिशिएंसी का, जो कि होगा 41.7। और साथ में ये परसेंटेज लाजमी लगानी है क्योंकि हमने यहाँ पर 100 के साथ मल्टीप्लाई किया है। उसका मतलब ये है कि हम परसेंटेज को फाइंड आउट कर रहे हैं। सो ये था हमारा स्टूडेंट फाइनल आंसर एफिशिएंसी का कि उस सिस्टम की जो टोटल एफिशिएंसी होगी वो कितनी होगी 41.7। मतलब क्या कि ये जो पूरा सिस्टम है ये ओनली 41.7% जो है ये इफेक्टिव होता है, यानी जो दिया गया वर्क है वो 41.7 जो है वो इफेक्टिवली तौर पर हुआ है। बाकी जो हमारे पास 58.3 जो परसेंटेज है एनर्जी का वो हमारा वेस्ट हो गया है, वो ज़ाया हो गया गालबन हीट की शेप में, फ्रिक्शन की शेप में, या ऑपरेटर की जो उसकी जो इफेक्टिवनेस है वो अच्छी नहीं होगी। उसकी वजह से जो हमारी एनर्जी है 58.3 वो हमारी ज़ाया हो गई, वो हमारी यूज़फुल नहीं हुई। यहाँ तक अब हमारा कंप्लीट हुए 10 न्यूमेरिकल। अब चलते हैं 5.11 न्यूमेरिकल की तरफ, उसको देखते हैं कि उसके अंदर क्या पूछा गया है और क्या बताया गया है। तो सोल्यूशन पर चलने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, a force of 600 Newton acts on a box to push it 5 meter in 15 सेकेंड के एक 600 न्यूटन की फोर्स लगाई गई है एक बॉक्स के ऊपर और उसको पुश किया गया है 5 मीटर के फासले पर 15 सेकंड के अंदर, ठीक है। यानी उसके ऊपर फोर्स लगाई गई है और उसको 15 सेकंड के अंदर 5 मीटर के फासले पर उसको मूव करवाया गया है। कैलकुलेट द पार को हमने फाइंड करना है। अब पार का फार्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन भी आपने जरूर रीड आउट की होगी कि पार इज इक्वल टू रेशो ऑफ द वर्क डन, यानी वर्क डन को अगर हम टाइम पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास पावर आ जाएगी। तो देखिए चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो गिवन डाटा में हमारे पास है फोर्स 600 न्यूटन, डिस्टेंस है हमारे पास 5 मीटर, टाइम है हमारे पास गिवन 15 सेकेंड और जो पावर है वो हमने फाइंड आउट करनी है। सोल्यूशन में आप पावर का फार्मूला लगाएंगे जो कि है हमारे पास वर्क डन ओवर टाइम। तो चूंकि हमें जो है गिवन डाटा में W नहीं दिया गया यानी वर्क हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले हम अपने वर्क को जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो उसके लिए
हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि W इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाई एस। एफ की वैल्यू अब हमें पता है कि वो है 600 और एस की वैल्यू हमें पता है 5। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास जो W की वैल्यू आ जाएगी वो आएगी 3000, ठीक है, और साथ में जूल आएगा जो कि वर्क का यूनिट है। अब क्या करेंगे, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द W इन द फार्मूला, यानी अब वर्क की जो वर्क डन की जो वैल्यू आई है वो अब हम पावर के फार्मूले के अंदर पुट करेंगे। पावर इज इक्वल टू W ओवर टी। W की जगह उसकी वैल्यू लगाएंगे और T की जगह जो है हम अपनी T की वैल्यू लगाएंगे। जब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर फाइनल आएगा 200। और वाट जो है ये पावर का यूनिट है, सो यहाँ पर इसका यूनिट लगेगा वाट। तो ये था स्टूडेंट हमारा फाइनल आंसर 5.11 का 200 वाट। यानी अगर ये वाली कंडीशंस हो तो जो सिस्टम के अंदर जो पावर मौजूद होगी वो होगी 200 वाट। ओके, अब चलते हैं अपना जो 5.12 वाला न्यूमेरिकल है उसकी तरफ। तो इसकी भी सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए। A 40 kg boy runs upstairs 10 मीटर हाई इन 8 सेकेंड। के एक बच्चा है, उस बच्चे का मास बताया गया है 40 kg और वो बच्चा कहता है सीढ़ियों पर चढ़ता है, बहुत तेजी के साथ दौड़ता है, 10 मीटर हाइट पर पहुंचता है 8 सेकंड में, और पावर ही डेवलप्ड कहता है कि उसके अंदर कितनी पावर मौजूद होगी वो हमने फाइंड आउट करनी है। तो ये देखिए स्टूडेंट, गिवन डाटा में हमारे पास मार्क गिवन है उस चाइल्ड का 40 kg और हाइट गिवन है, यानी वो कितनी बुलंदी पर चढ़ेगा 10 मीटर की बुलंदी पर, और टाइम हमें गिवन है यानी 8 सेकंड में वो चढ़ेगा ऊपर। और जी, क्योंकि जब कोई भी बॉडी ऊपर जा रही हो या नीचे आ रही हो तो उसके अंदर जी की वैल्यू मौजूद होती है। जब नीचे की तरफ बॉडी आती है तो उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू मौजूद होती है, जब ऊपर जाती है फिर भी मौजूद होती है। सो यहाँ पर इसलिए जी की वैल्यू भी हम यहाँ लिखेंगे और हमने स्टूडेंट फाइंड करना है पी यानी पावर को। तो पावर के लिए यहाँ पर अब फार्मूला लगेगा, पावर इज इक्वल टू W ओवर टी। अब सबसे पहले स्टूडेंट हम अपना जो वर्क है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। चूंकि बॉडी जो है वो बुलंदी पर जा रही है, वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही है, सो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्क डन को फाइंड आउट करने का ये वाला फार्मूला है जिसके अंदर जी आता है, W इज इक्वल टू mgh, यानी हाइट पर जब वर्क फाइंड करना हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, ये आपने याद रखना है। इसको सबको माइंड में बिठा लें कि जब हाइट पर हमने वर्क डन को फाइंड करना है तो तब जो है ये वाला फार्मूला लगेगा हाइट वाला। ओके, अब हमने मास जी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है और हाइट, इन तीनों की वैल्यूज को पुट करना है और इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 4000 और साथ में जूल आ जाएगा जो कि वर्क का यूनिट है। अब हमने स्टूडेंट जो वर्क डन है उसकी वैल्यू को पुट करना है पावर के फार्मूला में। तो जब हम पुट करेंगे तो 4008 के साथ डिवाइड होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500 और साथ में पावर का यूनिट आएगा वाट। तो ये था हमारा स्टूडेंट सेकंड लास्ट वाला न्यूमेरिकल 5.12 भी कंप्लीट हुआ। अब हमारा रह गया है लास्ट वाला न्यूमेरिकल 5.13। तो उस न्यूमेरिकल के ऊपर स्टूडेंट हम अपनी एक अलग वीडियो बनाएंगे और आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि क्या आपको ये वाला न्यूमेरिकल जो है अलग वीडियो में चाहिए या कि नहीं। तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि इसके ऊपर एक अलग से नई वीडियो बनाई जाए, क्योंकि ये थोड़ा समझने वाला और लंबा ये न्यूमेरिकल है। अगर इसको इसके अंदर कवर किया जाए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम 5.13 न्यूमेरिकल को कवर अप करेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्यारा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।